नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और जैसे कि आपको पता ही है, ये जो EMRS जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसमें भी जो है वैकेंसी निकली हुई है। तो जिस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल नहीं किया तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। TGT, PGT की जो यहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पर जो आज की वीडियो में करने वाले हैं, नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा जो रचित है नल चंपू, उसका जो सेकंड पार्ट है उसको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। क्योंकि इनसे पहले हमने आपके जो सिलेबस जो उसके अनुसार कादम्बरी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं। और त्रिविक्रम भट्ट जो उनके द्वारा जो रचित है नल चंपू, इसका भी हमने जो एक भाग है वो कर लिया है, जिसमें हमने इनका जो जीवन परिचय है वो किया था। और आज की वीडियो में हम इनके जो प्रथम सार जो है प्रथम उच्छेद, मतलब पहला जो अंक है उसका प्रथम उच्छ्वास का, तो उसको और इसके साथ ही जो क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो है यहाँ पर इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ वीडियो जो आपको कोने में जो आई बटन जो होता है उस पर भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। लेकिन सभी की सभी वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन हैं उनको अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर इसका जो सार है वो आ जाता है। तो नल चंपू काव्य से प्रथम उच्छ्वास कथा सारम प्रस्तुतम। तो ये जो नल चंपू जो है क्या है, ये उच्छ्वासों में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो नल चंपू जो है ये काव्य के जो रचयिता है ये त्रिविक्रम भट्ट थे। और इनका जो दूसरा नाम है ये दमयंती कथा भी माना जाता है, क्योंकि जो ये क्या है चंपू काव्य है और जो नैसचर्या उस पर आधारित है, उसी में से इसकी जो कथा वो ली गई थी। तो इस काव्य का जो दूसरा नाम है दमयंती कथा भी माना जाता है। और यह महाभारत के जो वन पर्व है इसमें आए हुए नल उपाख्यान के आधार पर लिखा गया चंपू काव्य है। इसमें नल दमयंती की जो प्रेम कथा, प्रणय कथा ये दिखाई गई है, इसमें ये निबंध है। नल चंपू काव्य की जो संपूर्ण कथा 7 जो उच्छ्वास है इसमें बटी हुई है, इसमें विभक्त है। और नल चंपू का जो प्रथम उच्छ्वास है इसका जो सार है वो क्या है इसमें, तो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। आर्यवर्त नाम का एक देश है जो समस्त भू विस्तार पर चमकते हुए तिलक के समान प्रतीत होता है। और उस देश में निषद नाम के प्रसिद्ध जनपद में अत्यंत रमणीय निषधा नाम की एक पुरी है, नगरी है। और उस नगरी में वीरसेन का पुत्र, समस्त शस्त्रों का संहारक, प्रतापी, परोपकारी, सर्वगुण संपन्न नल नाम का राजा राज्य करता था। सालंकन के पुत्र श्रुतशील नामक गुणवान ब्राह्मण उसके महामंत्री थे। तो ये कई बार जो मंत्रियों के नाम जो एग्जाम में आ जाते हैं, तो सालंकन के पुत्र श्रुतशील नामक गुणवान ब्राह्मण और उनके जो महामंत्री ये थे। राजा नल अपने उस योग्य मंत्री पर समस्त राज्य का चिंता भार छोड़कर स्वयं संसारिक सुखों को भोगने लगे। तभी सुहावनी वर्षा ऋतु ने पदार्पण किया। एक दिन अखेट वन के रक्षक ने आकर राजा से निवेदन किया, महाराज, एक विशालकाय शूकर मतलब सुअर कहीं से आखेट वन में आ घुसा है और वह आखेट वन में उत्पात मचा रहा है। राजा ने जब यह सब सुना तो बाहुक नाम के सेनापति से शिकार की सब तैयारी करवा ली। तो कौन थे? बाहुक नाम के सेनापति से शिकार की सब तैयारियां करवा ली एवं शिकारियों सहित उस वन में पहुंच गए। वहां सब वन्य जंतु घेरे जाने लगे। इतने में राजा को वह भयानक सूर सोकर दिखाई पड़ा। जैसे तैसे उसे जीतकर थक कर चूर हुआ राजा एक साल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। तो वर्षा ऋतु की ठंडी ठंडी पवन राजा को सुख प्रदान करने लगी।
इतने में ही वहाँ एक पथिक आ पहुँचा। पथिक कौन? जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको कह देते हैं, वैसे पथ का मतलब रास्ता, तो पथिक जो कोई राहगीर कह सकते हैं आप। राजा ने उससे कहा कि आपने भ्रमण करते हुए अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं देखी होंगी, तो कोई अपूर्व घटना सुनाइए। तो राजा ने उससे कहा, किससे? जो पथिक जो आया था वहाँ पर, कोई व्यक्ति जो आया था उससे कहा कि आप तो घूमते फिरते रहते हैं, तो आप आश्चर्यजनक कुछ घटनाएं हैं उनको बताइए। राजा के आग्रह करने पर जो पथिक ने सुनाना प्रारंभ किया। दक्षिण दिशा के मुख का तिलकभूत विदर्भ नामक एक सुंदर देश है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है और मृग नयनी रसिक स्त्रियों की वह निधि है। निधि मतलब खजाना है। वहाँ मैं सुगंधित गंधमादन पर्वत पर, कौन सा पर्वत था? ये वाला गंधमादन, इस पर निवास करने वाले भगवान स्कंद देव के दर्शन करने गया था और वहाँ से लौटते समय मार्ग में थक कर एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। इतने में ही अत्यंत सुंदर कोई राजपुत्री अपनी प्रौढ़ सखियों सहित वहाँ पर आई और उसने भी वट वृक्ष की छाया में आश्रय लिया। मैं उसके सौंदर्य से विस्मित होकर सोचने लगा कि कहीं यह साक्षात लक्ष्मी या पार्वती तो नहीं है। आपके सम्मुख उसके रूप सौंदर्य का मैं क्या वर्णन करूं? कहने का मतलब है कि वो इतनी सुंदर थी। तो उसके सौंदर्य एवं कांति का वर्णन वही कर सकता है जिसके मुख में सर्पराज के समान 2 सहस्र जिह्वाएं हों। कि कहने का मतलब है कि मैं उसका वर्णन कैसे करूं कि वो क्या मतलब कितनी सुंदर थी। तो उसी वटवृक्ष के नीचे उसकी एक पथिक से भेंट हुई जो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। जैसे आपने मुझसे कोई अपूर्व वार्ता सुनने का आग्रह किया है, वैसे ही राजपुत्री ने उस पथिक से किया था। तो सेम जब वही घटना यहाँ पर भी आ गई है। जैसे राजा शिकार खेलने गए थे और थक कर जब पेड़ के नीचे आराम करते हैं और पथिक आ जाता है और उनसे कहता है कि अपने अपने साथ हुई कोई आश्चर्यजनक घटना सुनाओ। तो इसी प्रकार से वो जो लड़की जो थी, रानी कह सकते हैं, लड़की राजा की पुत्री, तो सेम जो है उसी के साथ भी होती है और वो भी सेम वही बात कहती है कि तुम भी मुझे कोई ऐसी ही आश्चर्यजनक कोई कहानी जाओ सुनाओ। तो कोई अपूर्व वार्ता सुनने का आग्रह किया, वैसे राजपुत्री ने उस पथिक से किया था। पथिक उसके सम्मुख किसी उदिच्य राजा की प्रशंसा करने लगा। मैंने उसका केवल अंतिम भाग ही सुना है। उस राजा के सौंदर्य का बखान कर उसने कहा कि तू सर्वथा उसके योग्य है। मैं भी विस्मय के कारण अपना विवेक खो बैठा। जो मैंने उस राजकन्या के विषय में कुछ भी नहीं पूछा कि वह कौन है, किसकी पुत्री है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। आपने कोई अपूर्व घटना सुनाने को कही थी, वह मैंने सुना दी। मेरे तो उस दिशा में उस राजकन्या को देखकर तथा इस देश में आपको देखकर जन्म सफल हो गया है, क्योंकि दोनों के साथ जो सेम ही घटना हुई है। अब मुझे अपने देश जाने की अनुमति दीजिए। पथिक के मुख से यह वृत्तांत सुनकर राजा ने उस राजकन्या के प्रति अनुरक्त होने लगा। मतलब क्या, उसे उसके प्रति प्रेम आने लगा, उस पर वह आसक्त होने लगा। राजा सोचने लगा कि आश्चर्य की बात है कि मैंने उस राजपुत्री का रूप वैभव नहीं देखा, तो भी लोहा जैसे चुंबक को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही मेरा मन अधीर होकर उसकी ओर आकृष्ट हो रहा है। कहने का मतलब है कि उसके रूप सौंदर्य को सुनकर ही राजा इतना उन पर मोहित हो जाता है, जिस प्रकार यहाँ पर कोई जो चुंबक होती है लोहे को अपनी तरफ खींचती है। तो इसी प्रकार का जो रूप सौंदर्य है वो राजा को उनकी ओर खींच रहा था। तो अंत में राजा ने अपने सारे आभूषण उतारकर उस पथिक को दे दिए और कुछ देर वार्तालाप करके उसे विदा किया। राजा स्वयं भी शिकारियों सहित अपने निवास स्थान को लौट आया। तब से लेकर राजा का मन उस राजपुत्री दमयंती के लिए उत्सुक रहने लगा। तो इस प्रकार राजा नल के द्वारा
पुनः पिपथिकों से उनका वृतांत पूछते हुए तथा शिव जी के चरण सरोजों की वंदना करते हुए वर्षा ऋतु के दिन व्यतीत होने लगे। तो कहने का जो यहाँ पर अर्थ है कि राजा भी जहाँ उनके बारे में इसी प्रकार से व्याकुल रहने लगे, उनके बारे में सोचने लगा कि वह स्त्री कौन है। इस प्रकार की जो कहीं से उनकी पूछ पड़ताल हो जाए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इनका सार है। और अब हम यहाँ पर इससे आए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। और ये जो कहानी है इसको पढ़ते हुए भी जो है आनंद आता है और मन में ये भी लगा रहता है कि इससे आगे क्या हुआ होगा, किस प्रकार से जो राजा नल और दमयंती आपस में मिले होंगे, किस प्रकार की घटना हुई होगी। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन आ जाता है, नल चंपू इनमें से रचना है महर्षि बाण भट्ट, पुलिन भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट या राम भट्ट की। तो नल चंपू जो यहाँ पर रचना जो है जो ऑप्शन आए हैं बी में। तो नल चंपू किनकी है, तो ये है जो त्रिविक्रम भट्ट है इनका। वैसे तो ये जो नल है, नल वाली जो मेन जो कहानी जो है वो श्रीहर्ष के द्वारा जो नैसचरित लिखी गई है वो वाली है। लेकिन जो त्रिविक्रम भट्ट है इन्होंने जो ये नल चंपू काव्य लिखा था जो नैसचरित है उसके ऊपर, जिसमें राजा नल और दमयंती जो उनकी जो कथा है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट आ जाता है जो नल चंपू है इसके नायक कौन है। नल है हंस, वीरसेन या फिर सुरतसेन। तो राजा जो नल और दमयंती की प्रेम कथा है तो इसके जो नायक हैं ये राजा नल है और दमयंती इनकी नायिका है। उसके बाद आ जाता है नल चंपू की जो नायिका है दमयंती, कादम्बरी, महाश्वेता या रोहिणी। और इनमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो दमयंती इनकी नायिका है और ये कादम्बरी जो है ये महर्षि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है और महाश्वेता उसमें उपनायिका थी और नायिका ये कादम्बरी ही थी। नायक इसके चंद्रापीड़ थे। उसके बाद आ जाता है राजा नल जो है इनकी राजधानी थी हस्तिनापुर, उज्जैनी, निजदा या विदिशा। तो राजा नल की जो राजधानी है कौन सी थी, तो ये थी निजदा नगरी। तो ऑप्शन आएगा डी वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है त्रिविक्रम भट्ट जो इनकी रचना है जीवनधर चंपू, भागवत चंपू, रामायण या मदालसा चंपू। तो त्रिविक्रम भट्ट जो इन्होंने तीन रचनाएं लिखी हैं जिसमें से 2 चंपू काव्य हैं, नल चंपू और मदालसा चंपू। इसके अलावा इंद्रराज प्रशस्ति है। तो टोटल 3 हैं, 2 चंपू काव्य, नल चंपू और मदालसा चंपू, और जो तीसरी है वो इंद्रराज प्रशस्ति है। नेक्स्ट है त्रिविक्रम भट्ट के पिता थे नेमादित्य, सालंकन, विक्रमादित्य या इनमें से कोई से भी नहीं। तो त्रिविक्रम भट्ट के जो पिता है इनका नाम था नेमादित्य। नेक्स्ट आ जाता है त्रिविक्रम भट्ट बचपन में थे विद्वान, योद्धा, मंदबुद्धि या फिर भीरू। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो बचपन में क्या थे, ये मंदबुद्धि थे। नेक्स्ट है त्रिविक्रम भट्ट नल चंपू के 7 उच्छ्वासी क्यों लिख पाए थे। लिखने में समर्थ नहीं थे, इनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि सरस्वती का वरदान समाप्त हो गया था या इनमें से कोई से भी नहीं। तो यहाँ पर जो घटना हुई थी जिसमें ये जो त्रिविक्रम भट्ट इनके जो पिता हैं इनको राज दरबार में जब विद्वानों से जब वार्ता करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जो इनके पिता थे नेमादित्य ये बाहर गए हुए होते हैं। तो ये तो उस समय उपलब्ध नहीं होते हैं, तो जो वहाँ पर इन्हें लेने जो आते हैं तो ये त्रिविक्रम भट्ट को साथ लेकर जाते हैं। अब जो त्रिविक्रम भट्ट है तो जो सरस्वती जो थी वो इनके जो वाणी जो है इनकी जीवा उस पर बैठ जाती है और वो तब तक रहती है जब तक इनके पिता नहीं आ जाते। तो जैसे ही दरबार में ये जाते हैं और वहाँ पर जो अन्य जो विद्वान थे उनके साथ जो वार्तालाप होती है, जो भी काम के लिए बुलाए गए थे, तो उस काम को ये पूर्ण कर देते हैं
और पूर्ण कर देने के साथ ही जब इनके दिमाग में जो एक बात आती है कि जब तक मेरे पिता नहीं आ जाते हैं और सरस्वती हमारे जीवन पर है, तब तक क्यों ना जो है एक काव्य को लिख लिया जाए। तब ये जल्दी जल्दी से जो है जो नल चंपू काव्य उसको लिखने लग जाते हैं। और फिर जो है लास्ट में जो है इनका जो जैसे सातवां श्वास आता है तो इनके पिता वहाँ पर आ जाते हैं। और क्योंकि इनको वरदान था कि जब तक तुम्हारे पिता नहीं आएंगे तब तक सरस्वती जैन की जीवन पर रहेगी, लेकिन इससे पहले इनके जो पिताजी हैं वे वहाँ पर आ जाते हैं और उनका जो काव्य है वो अधूरा ही रह जाता है। तो यही जो है इसका कारण था, क्योंकि सरस्वती का वरदान जो था वो समाप्त हो गया था। इसकी जो संपूर्ण घटना है वो इनके जीवन परिचय में आपको मिल जाएगी। तो कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इनका जीवन परिचय किया था, तो उसमें आप जो उसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ने में भी आपको आनंद आएगा। नेक्स्ट है, त्रिविक्रम किस राजा के अधीनस्थ कवि थे? सुंदर, मणि, रघुराज, इंद्रराज तृतीय या इनमें से किसी के भी नहीं। तो ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो है किस राजा के अधीनस्थ थे? और इनमें जो माने गए हैं जो ऑप्शन बी में आए हैं, इंद्रराज तृतीय के, इन्हीं के ऊपर जाओ इंद्रराज प्रशस्ति लिखी गई थी। नेक्स्ट है, नल की जो चारित्रिक विशेषता नहीं थी, उदारता, भीरुता, कर्तव्यपरायणता या फिर परोपकारिता का होना। तो राजा नल की एक जो विशेषता नहीं थी जो ऑप्शन सी में है, वीरता। क्योंकि वीरता तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो शिकार करने भी गए थे और शिकार करना डरपोकों का काम नहीं है। नेक्स्ट है, श्रुतशील राजा नल के महामंत्री थे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा होगा? महाधनी, अहंकारी, चतुर या प्राणसम। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन आएगा डी वाला। तो श्रुतशील राजा नल के प्राणसम महामंत्री थे। उसके बाद आता है, जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपलवा अंश किस ग्रंथ से लिया गया है? ऋतु संहार, मेघदूत, नलचंपू या उत्तराम चरितम से। जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपलवा, और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन रहेगा डी में। तो नलचंपू जो है उसमें से ये ली गई है। तो नलचंपू जो उसमें से ये ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, सम उपशंति सर्ववासिनम जन्म जनहा। यह वाक्य उद्धृत है मृच्छकटिकम, नलचंपू, रामायण चंपू या फिर भगवत चंपू से। और इसका भी जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन बी में है। तो नलचंपू जो है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है, नास्ति सा नगरी यत्र न धी न यशोधरा न दृश्यन्ते न च यत्र स्त्री नवा पीन प्योधरा। तो ये पंक्ति जो श्लोक जो है नलचंपू में से तो लिया गया है। अब यहाँ पर पूछ लिया गया इसमें छंद, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, मंदक्रांता या उपजाति छंद। और छंद जो है इसमें कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए वाला। तो अनुष्टुप जो है यहाँ पर इसमें छंद रहेगा। नेक्स्ट है, किम कभे तेन काव्यन किम कांडेन धनुष्मित है। यह श्लोकांश लिए गए हैं रामायण चंपू, भागवत, जीवनधर या नल चंपू से। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन आया है डी में। तो कहाँ से है? ये नल चंपू से। नेक्स्ट है, जयति गिरि सुताय काम संताप वाहिनी। यह आराधना की गई है पार्वती, शिव, ब्रह्मा या विष्णु की। जयति गिरि सुताय। अब यहाँ पर जो इसमें जो की गई है तो इसमें जो हमारा आंसर है तो यहाँ पर जो गिरि सुता का मतलब जो है ये ऑप्शन ए से लिया गया है। तो ये पार्वती जो उनके लिए आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, जति तरु योषित लोचना नाम विलास है। यह श्लोकपाद किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायण चंपू, भागवत चंपू, नल चंपू या जीवनधर चंपू से। और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन रहेगा सी में। तो ये भी नल चंपू से ली गई है। उसके बाद आ जाता है, अभिजातस्य मूर्ति शिष्य जनस्य च। यह श्लोकार्ध लिया गया है मदालसा, भागवत, नलचंपू या इनमें से किसी से भी नहीं। और इसका जो संबंध है ये भी ऑप्शन बी से रहेगा, नलचंपू से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, रम्य रामायणी कथा सूक्ति के आधार पर नमस्कार किया गया है शिव, पार्वती, विष्णु या महर्षि वाल्मीकि को। तो रम्य रामायणी कथा के आधार पर। और तो इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन सी में है। तो ये महर्षि वाल्मीकि से संबंधित है।
नेक्स्ट है क्रोति कस्य न आह्लादम कथा कांते भारती। यह अंश महाभारत, रामायण, नल चंपू या फिर मदालसा चंपू से। तो ये कहाँ से ली गई है और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो ये नल चंपू से ली गई है। नेक्स्ट है भीम एवं भारत अलंकार भूत हैं। यह विशेषण है आर्यावर्त, अवध, मगध या इनमें से किसी का भी नहीं। तो भीम एवं भारत अलंकार भूत हैं और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन ए से है, अर्थात ये आर्यावर्त का है। नेक्स्ट है यत्र चतुर गौप शोभिता संग्राम इव ग्राम। यह किस देश का वर्णन है? मगध, आंध्र, इनमें से किसी का भी नहीं या आर्यावर्त का। तो यत्र चतुर है गौप शोभिता संग्राम इव ग्राम। और इस पंक्ति का जो संबंध है तो ये भी आर्यावर्त से संबंधित है। नेक्स्ट है कुर्वन्ति सर्वदा यत्र विचित्र वैशाम उदम। श्लोकार्ध किस ग्रंथ से संबंधित है? नलचंपू, मदालसा, महाभारत या रामायण चंपू से। और यह भी जो ली गई है जो ऑप्शन ए में आई है, तो ये भी नल चंपू से ली गई है। नेक्स्ट है यह चाहे एक अपि अन्य दिशा लोकपाल है। वाक्य किस से संबंधित है? दमयंती, श्रुतशील, नल या इनमें से किसी से भी नहीं। और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन बी में है, तो ये राजा नल से संबंधित है। उसके बाद आ जाता है कंध सकल कला अंकुर है कला पश्चा। यह विशेषण है नल, दमयंती, आर्यावर्त या फिर श्रुतशील का। तो किन का विशेषण है? और यहाँ पर रहेगा जो ऑप्शन डी में है, तो ये है आर्यावर्त का। नेक्स्ट आ जाता है शून्य किम नु करेण कुंजर इति भ्रांति सम उत्पादयन। किस वर्णन से संबंधित है? आर्यावर्त, शुक्र दर्शन, शुक्र उत्पाद या पति के आगमन से। शून्य किम नु करेण कुंजर इति भ्रांतिम सम उत्पादयन। और इस पंक्ति का जो संबंध है जो ऑप्शन बी से है, तो ये शुक्रों के उत्पाद से है, सुअर के उत्पाद मचाने से। नेक्स्ट है कवच कियत च अद्यापि गंतव्यम। ये कथन है नल, दमयंती, आर्यावर्त या फिर श्रुतशील का। तो इसका जो यहाँ पर कथन जो रहेगा जो ऑप्शन ए में आया है, तो ये राजा नल का है। उसके बाद है निर्मासमुख मंडले परिमितम मध्य लघुम कर्णी हो। ये कहाँ से लिया गया है? नल चंपू, मदालसा, रामायण या भागवत चंपू से। और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन ए में है, तो ये नल चंपू से है। उसके बाद है श्रुतशील किस जाति के महामंत्री है? क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं। तो श्रुतशील किस जाति के महामंत्री है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये है ब्राह्मण के। उसके बाद है श्रुतशील के पिता का नाम? वीरसेन, सालंकायन, नल या इनमें से कोई नहीं। तो श्रुतशील के पिता, और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाले, तो ये है सालंकायन। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर तालिका 1 और 2 से संबंधित सूचनाएं दी गई है, तो वो आपने चयन करना है तालिका 1 को 2 के साथ। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पर इसके कौन सा आंसर बनेगा। और यहाँ पर जो रहेगा जो ऑप्शन ए में है 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3। तो वीरसेन कौन है? वीरसेन है यहाँ पर पिता का नाम। श्रुतशील कौन है? तो यह है मंत्री का नाम। उदार, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण ये चारित्रिक विशेषताएं हैं। और निजता नाम की ये नगरी थी, अर्थात राजधानी का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित तालिका में 1 और 2 में श्रुतशील से संबंधित सूचनाएं दी गई है, तो उनका आपने मिलान करना है। और यहाँ पर जो मिलान करने में इनमें बनेगा ऑप्शन बी वाला 2, 1, 4 और 3। तो सालंकायन ये पिता का नाम है। राजा का जीवन रूप ये चारित्रिक विशेषताओं में है। मंत्री का संबंध श्रेणी से है और ब्राह्मण का संबंध जाति से है।
नेक्स्ट है सुर में रिक्स्थान, कवहे तेन काव्यन किम कांडेन धनुष्मृत है। उपयुक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प कौन सा आएगा? कथम, कुत्तर, किम या किम ही। और यहाँ पर जो इसमें सही आएगा जो ऑप्शन है बी में, किम कवहे तेन काव्यन, उस कवि के काव्य से क्या लाभ और उस धनुष्बाण से क्या लाभ जो कवि के हृदय में लगकर उनको न घुमा दे। इस प्रकार का एक ये श्लोक है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो आएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और कुछ अगर कोई क्वेश्चन इसमें जो रह जाता है तो उनको आगे जो क्वेश्चन जैसे जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उनमें जो उनको करा देंगे। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो यहाँ पर सिलेबस के आधारित जो काव्य जो होगा उसको जो हम अगली वीडियो में करेंगे। और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।